नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के सामने बाघ गणना रिपोर्ट 2022 लेकर आए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो चाहे आप आर के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठिए या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, तो बाघ गणना रिपोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके गलत नहीं होंगे। देखिए क्या है कि आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ये बाघों की गणना क्यों की जाती है, बाघों की इतना संरक्षण क्यों किया जाता है। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हाँ क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये बाघों के पास वोटर आईडी वगैरह होता है जो वोट बैंक के लिए इनकी संरक्षण किया जा रहा है या इनकी सुरक्षा किया जा रहा है। ठीक है, तो एक महाभारत में एक उद्योग पर्व में इसके बारे में लिखा गया है कि बाघ क्यों ज़रूरी हैं। तो अगर उस चीज़ को आप लोग समझ लेते हैं तो आपको इस श्लोक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे और इस श्लोक का अर्थ भी आपको समझाएंगे। देखिए, एक श्लोक है महाभारत के उद्योग पर्व में, निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्य छिछत्ते वनम तस्मा व्याघ्यो वन रक्षेदेवे व्याघ्य च पाल्येते। ठीक है, इसका अर्थ अगर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट मीन्स विदाउट द फॉरेस्ट द टाइगर इज़ इन डेंजर एंड विदाउट द टाइगर द फॉरेस्ट इन डेंजर, द टू आर इंडिस्पेंसेबल फॉर ईच अदर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर जंगल खतरे में है तो टाइगर खतरे में है, और अगर टाइगर खतरे में है तो जंगल खतरे में है। और ये जान लीजिए कि अगर जंगल खतरे में है तो हम लोग खतरे में हैं। ठीक है, न तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, न तो हमें शीतलता मिलेगी, ठीक है, न हमें फल फ्रूट या कुछ भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता होगी, भूमि की उर्वरकता क्षमता का ह्रास होगा। ठीक है, तो ये इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, बाघों की सुरक्षा करते हैं। ये तो हो गया आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज। चलिए अब रिपोर्ट से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने लेके आए हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बाघ गणना रिपोर्ट जो 2022 आई है, ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट जो 2022 आई है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको जारी किया जाता है NTCA। ठीक है, NTCA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा NTCA का, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। ठीक है, इसी के द्वारा बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, NTCA के द्वारा जो राज्य वन विभाग होते हैं, संरक्षण NGOs होते हैं, और भारतीय वन जीव के साथ जो ये साझेदारी के साथ ही ये रिपोर्ट जारी करता है। तो मेन आप याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा जारी किया जाता है बाघ गणना रिपोर्ट, तो NTCA के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हो गया कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बाघ गणना में हम लोग बाघ गणना में किस ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाघ गणना के अंतर्गत हम लोग स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप का यूज करते हैं। किसका, स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, ये पिछले अब आगे आने वाले 4 वर्षों तक ये मान्य रहेगा। इसको अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 4 वर्षों तक आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इधर उधर से देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो ये हो गया कि स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप के द्वारा इसको टाइगर जो गणना होती है उसके द्वारा किया जाता है। यानी बाघ गणना को किस ऐप के द्वारा किया जाता है, स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप के द्वारा इसको किया जाता है। ये तो हो गया कि जारीकर्ता कौन है। ठीक है, और उसके बाद इसकी गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट की एक ख़ास बात और है। इस रिपोर्ट में जो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 आई है, ठीक है,
इसमें याद रखिएगा कि इस बार की जो गणना हुई है वो राज्यवार इस बार नहीं हुआ है, यानी कि किस राज्य में कितने बाघ हैं, ठीक है, इस चीज़ की गणना नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्षेत्रवार बात की गई है, यानी एरिया वाइज इसमें अब बात किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि इस बार में राज्यवार गणना नहीं हुई है, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट कितने कितने वर्षों पे आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बाघ गणना जो रिपोर्ट है 2022 ये 4 वर्ष में आता है, ठीक है। बाघ गणना रिपोर्ट हम हर बार 4 वर्षों में आता है। इसके पहले 2018 में आया था, ठीक है। इसके पहले 2018 में बाघ गणना रिपोर्ट आया था, ठीक है। 4 वर्षों में जारी किया जाता है। और जो इस बार का जारी किया गया है वो कब जारी किया गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि 9 अप्रैल 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया, पीएम मोदी ने जारी किया। कहाँ से, बांदीपुर टाइगर रिजर्व से इसको जारी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं कि 2022 की बाघ गणना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो पीएम मोदी ने इसको जारी किया। जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता एनटीसीए है, ठीक है। ये मतलब उसको प्रकाशन किए हैं, ये चीज़ आप लोग समझिएगा, ठीक है। और 9 अप्रैल 2023 को इसको जारी किया गया, ठीक। फिर आप अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2022 की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 2022 में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 3167, यानी 3167, ठीक है। इतनी बाघों की संख्या हो गई है, यानी 3167, ठीक। और इसके पहले कितना था 2018 में, 2967 थी, ठीक है। और टोटल अगर वृद्धि की बात कर लेंगे, अगर आपसे पूछता है कि वृद्धि कितना हुआ संख्या में अगर, तो कितना, 200 टाइगरों की वृद्धि हुई है, ठीक है। कब से कब तक में 200 टाइगरों की वृद्धि हुई है, 2018 से 2022 तक में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर परसेंटेज में वृद्धि पूछेगा 2018 से 2022 तक में, तो 6.7% की वृद्धि देखी गई है। संख्या में पूछेगा तो कितना, 200 की वृद्धि हुई है संख्या में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए एक चीज़ और आप लोग समझिए यहाँ पे कि जो टाइगर की संख्या है इसको दोगुना करने का लक्ष्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्ष रखा गया था वो 2022 रखा गया था, यानी 2010 से 2022 तक के बीच में, यानी 12 वर्षों के बीच में, यानी 2010 से चालू करके 12 वर्षों के बीच में ये लक्ष्य रखा गया था कि इसको दोगुना किया जाएगा टाइगरों की संख्या को। लेकिन भारत ने क्या किया है, 2010 से, ठीक है, 2010 से, ठीक है, भारत जो है 2010 से 2018 के बीच में ही टाइगरों की संख्या को दोगुना कर लिया, ठीक है, दोगुना कर लिया था, ठीक है। और अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाएगा कि जैसे इस बार का परसेंटेज आपको पता हो गया कि नहीं, 2018 से 2022 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो 6.7% की, कितनी, 6.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 2000 आपसे कभी पूछ ले कि 2014 से 18 के बीच कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि ये अधिकतम वृद्धि थी, ठीक है, तो वो आपकी 33% की वृद्धि हुई थी। कि कब से कब तक, 2014 से 2018 के बीच में। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और मानक वर्ष भी पता होगा कि दोगुना करने का लक्ष्य जो रखा गया था तो वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि, ठीक है। फिर आप लोग ये चीज़ समझिए कि विश्व के 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी, विश्व की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में रहती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि वो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया था, और इन्हीं 2 पॉइंट से क्वेश्चन बने थे एग्ज़ाम में, ठीक है। इन्हीं 2 पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने थे, तो उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ है इस पॉइंट के
क्या पूछा गया था, ठीक है। और भारत के लगभग 30% बाघ जो हैं बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं, ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फैक्ट तो सभी को याद रहता है, कॉन्सेप्ट सब लोग छोड़ देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था 2020 में यूपीपीसीएस में, तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बाघों की गणना जो एनटीसीए करता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। और कैसा निकाय है ये, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। और एनटीसीए का गठन किस संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था, 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38L क्लॉज 1 के तहत इसका गठन हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए इस बार क्या हुआ, 2023 में जो बाघ गणना रिपोर्ट आई है, इस बार क्या हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस बार क्या हुआ है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में, जो शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, 2023 में उसके कितने 50 वर्ष पूरे हुए हैं, कितने 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर के कर्नाटक में मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ठीक है। जहां पीएम मोदी ने 7 बिग कैट प्रजातियों के, ठीक है, बिग कैट एलायंस या 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का शुभारंभ किया। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, तो मैसूर के कर्नाटक में। कहाँ किया गया, मैसूर के कर्नाटक में। कब किया गया, 9 अप्रैल 2023 को। और 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। और ये बिग कैट एलायंस क्या होता है, तो ये जो मतलब 7 बिग कैट एलायंस है, यानी कि जो बिल्ली वाली प्रजाति होती है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, जैगुआर हो गया, ऐसे 7 शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई तो कमेंट में ज़रूर इसको बताइए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल जो बिंदु जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्रवार में कौन है, ठीक है। ओरंग टाइगर रिजर्व, जो ओरंग कहाँ है, असम में है। कहाँ पे है, असम में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम में है। नाम क्या है, ओरंग टाइगर रिजर्व। और अगर सबसे बड़ा की बात कर लें तो सबसे बड़ा कौन सा है, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये जब रिपोर्ट आई थी उस समय बाघ मतलब टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी, तो 53 थी, क्योंकि 53वां जो था यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो था वो 53 टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में, ठीक है, अभी एक और अपडेट हुआ है इसमें कि 54वां टाइगर रिजर्व जो है अभी फ़िलहाल का, वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में बना है, ठीक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का 54वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान का नहीं भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। इस चीज़ को समझिएगा। और राजस्थान के अगर पर्पज़ से देखेंगे तो राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान के पर्पज़ से 5वां, और भारत के पर्पज़ से ये 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो नवीनतम ये है, ये आपके एग्ज़ाम में खूब पूछे जाने का चांसेस है। ये आपको बहुत कम ही लोग पढ़ाए हैं, तो ये याद रखिएगा कि 53 यूपी का था, लेकिन 54वां जो है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हो गया है। और वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और अगर इस बार की रिपोर्ट जो पीएम मोदी के द्वारा जो बताई गई है, उसमें ये कहा गया है कि कुल प्रारंभ में अगर बात करें तो प्रारंभ में उनके द्वारा जो बोला गया कि प्रारंभ में सिर्फ
सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, कहीं मतलब आपको अगर ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि प्रारंभ में कितने टाइगर रिजर्व थे, वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य अगर आप लोगों से पूछता है तो वो कौन है? सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य एमपी है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक है, ये 2022 की गणना नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस बार का क्षेत्रवार है। ये जितने भी आंकड़े अब हम आपको बताएंगे ये सब 2018 के आंकड़े हैं यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, और 70% जंगली बाघों की आबादी भी भारत में ही पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाघों की पहली बार गणना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जो आंकड़े आप लोगों के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या आंकड़े आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है और कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में दूसरे स्थान पे है बाघों की संख्या में, और यहाँ पे कितना है? 524 है। और उत्तराखंड में कितना है? तीसरे स्थान पे उत्तराखंड 442 है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि अगर आपसे राज्यवार अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो 2018 के आंकड़े का ही मान्य होगा। ठीक है, तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघों संख्या वाले राज्य क्या कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, कितना है वहाँ पे? 526। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, कितना है वहाँ पे? 524। तीसरे स्थान पे उत्तराखंड है जहाँ 442 है। ठीक है, और 29 जुलाई को जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंतिम पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि भारत में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ने बाघों के आवासों को जैव भूगोल और आवासों की परस्पर संबद्धता के आधार पर 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। NTCA ने बाघों के आवासों को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो 5 आवास क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग समझते रहिएगा कि कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5। ठीक है, पांचों को आप लोग समझ लीजिए कि पहला कौन सा है? शिवालिक गंगा का मैदान। ठीक है, शिवालिक गंगा का मैदान। और अगर ये बात करें तो इसमें यही क्षेत्र में सर्वाधिक बाघों की वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए। दूसरा किस में बांटा गया है? मध्य भारत और पूर्वी घाट। ठीक है, फिर तीसरा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। ये कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से समझते रहिएगा। ठीक है, सब वृद्धि कहाँ देखी गई है? शिवालिक गंगा के मैदान में वृद्धि देखी गई है और पश्चिमी घाट में कमी देखी गई है। और चौथा क्या है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान। ठीक है, और पांचवा सुंदरवन का डेल्टाई जो क्षेत्र है, सुंदरवन का जो वन वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आपके उपयोगी साबित होगा एग्ज़ाम में। और ये याद रखिएगा कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को तैयार करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब करते चले जाएंगे तो आपको हम इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम RO 2023 और UPPSC 2024 में सहायक होंगे। ये मान के चलिए कि RO और UPPSC में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।